So, what is the meaning of entrepreneurship? First question. Then we can solve other problems. What is the meaning of entrepreneurship? Anybody can tell? Yes. Then? Okay. Ownership attitude. Take risk. Bring the change. Actions. And passions. And innovation. Good. What is that? Profit. Profit तो businessman भी मिलाता है. Then what is the difference between businessman and entrepreneur? तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि 10 रुपए की 11 चीज़ 11 में बेचना है तो वो बिजनेसमैन है, और 10 की चीज़ 50 में बेचना है तो वो एंटरप्रेन्योर है. वैल्यू एडिशन जो करता है वही एंटरप्रेन्योर बनता है. बिकॉज देयर आर 2 P's इन एंटरप्रेन्योरशिप. 1 P is stands for patience and other for perseverance. तो जिसके पास पेशेंस है और परसिवरेंस है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है. अगर आपको ऐसे मेंटर है संजय जी जैसे, तो आपको उनको बहुत सीखने को मिलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. टू ट्रैवल इन 100 countries एंड टू डू द बिजनेस इज़ नॉट अ जोक. हम बोल सकते इजीली बोलते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में. तो जो पहला स्टेप है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ करता है. हमेशा खुद के नहीं सोचता है, अपने साथ जो टीम है उनको भी साथ में लेके चलता है. मुझे एक कहानी याद आती है कि कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, रैबिट और कछुआ, कि दोनों रेस लगाते हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंट रहता है रैबिट, और बीच में सो जाता है और कछुआ रेस जीतता है. तो इसका क्या मोरल है? इसका मोरल है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन योर कैपेबिलिटीज़. दूसरे दिन रैबिट को गुस्सा आता है और वो बोलता है फिर से रेस करेंगे. तो वो दूसरे दिन जीत जाता है. हाँ, वो दूसरे दिन सोता नहीं है. तो इसका मोरल क्या है? डोंट रिपीट योर मिस्टेक. कोई भी जो मिस्टेक है वो रिपीट मत कीजिए. मैंने अपने केबिन में लगाया हुआ है कि मेक न्यू मिस्टेक्स. कभी भी अगर जो नई मिस्टेक करता है वो एंटरप्रेन्योर है, जो रिपीट करता है वो सबसे स्टूपिड आदमी है इस धरती पे, ऐसे मैं मानता हूँ. तो तीसरे दिन फिर कछुए को गुस्सा आता है, वो बोलता है फिर से रेस करेंगे, लेकिन इस टाइम रूट मैं चूज़ करूँगा. कछुआ बोलता है ठीक है, बोलता है. रैबिट बोलता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जीतूँगा, तो वो बोलता है नदी का रूट चूज़ करता है. तो नदी का रूट जब तक ज़मीन है तब तक रैबिट आगे रहता है. नदी जैसे ही आती है कछुआ आगे चले जाता है और रेस जीत जाता है. तो इसका क्या मतलब है कि फाइंड योर कैपेबिलिटीज एंड वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ. तो ये इसका मोरल है. और जो चौथे दिन फिर दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं. दोनों फ्रेंडली होने के बाद कछुआ रैबिट कहता है कि जब तक जमीन है तब तक मैं तुझे पीठ पे, जब तक जमीन है तब तक तू मुझे पीठ पे ले ले. नहीं, रैबिट कहता है कि मैं तुझे पीठ पे लेता हूँ, और जब नदी आएगी तो तू मुझे पीठ पे ले लेना. तो ऐसे करके दोनों नदी पार करते हैं और दोनों रेस जीतते हैं. तो ये होती है इंक्लूसिव ग्रोथ. नहीं तो हम क्या करते हैं, जब तक जिंदा है तब तक एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और जाने के बाद उसे कंधा देते हैं, और कहते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि रेस्ट इन पीस कहते हैं. लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक हम रेस्ट में रहते हैं, ना किसी को रहने देते हैं. तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लाइफ में कि जैसे ही हम कबड्डी की खेल जैसे है लाइफ, कि जैसे ही हम सक्सेस की लाइन छूते हैं तो उस टाइम लोग टांग खींचते हैं, हमारी पाँव खींचते हैं. फुटबॉल के बॉल जैसी है कि जब तक हमारा गोल पूरा नहीं होता है हर कोई लात मारता है हमें. तो इसलिए हमेशा ये याद रखना कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो करता है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है. अपने साथ, मेरे साथ मैंने जो दो लोगों से शुरुआत की थी,
और आज इसमें 12,000 एम्प्लॉयज़ है ग्रुप में। तो मैं सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ कि उनके घर में भी टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब चाहिए। उन्होंने भी कार यूज़ करनी चाहिए, मोटरसाइकिल यूज़ करनी चाहिए। ये जो जब जब दिमाग में आता है तो एंटरप्रेन्योर बनता है आदमी। इसके लिए एक कहानी है कैंडल की। एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को कैंडल दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये जलाने के लिए क्या करना चाहिए और जलती रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो सब बोलते हैं कि क्या माचिस चाहिए और पैक रूम चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए, ऑक्सीजन लगता है ना, क्या जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए और माचिस अच्छी चाहिए, वो जो ऊपर थ्रेड रहता है वो अच्छा चाहिए, तो ये जलेगी। सब ने ऐसे अलग अलग ओपिनियन दिए, जैसे एंटरप्रेन्योर के लिए सब ने अलग अलग दिए। तो उसमें से प्रोफेसर ने कहा कि आपने ये देखा नहीं कि जो एक कैंडल है मैंने उल्टी पकड़ी हुई है, सबसे पहले एक कैंडल सीधी करनी चाहिए जलाने के लिए। वैसे ही हमारे लाइफ का है कि हमारी जो खोपड़ी है वो जब हम उल्टी यूज़ करते हैं, निगेटिवली यूज़ करते हैं, तो हम सक्सेसफुल नहीं बनते हैं कभी। महल हो या झोपड़ी, खुशी से सोता वही है जिसकी सीधी हो खोपड़ी। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना कि जो सीधे तरीके से चलता है, पॉजिटिव माइंड से चलता है, दूसरों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता है, दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करता है, वो आगे जाता है। पॉजिटिव थॉट्स हमेशा आदमी को पॉजिटिव बनाते हैं और वो सही तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है। तो उसके बाद है PDFAT, जो उसमें जो पहले स्टोरी में जो कहा मैंने, जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो हम भी हमारे जो टीम है हमारी, उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम देख के जिसका कोई वीकनेस है तो उसको हंसिए मत उसके ऊपर, तो उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए भी एक स्टोरी बोलूँगा आपको। कि MBA का क्लास रहता है, उसमें एक हकलाता हुआ लड़का रहता है, उसको र बोलने को नहीं आता है, तो वो ल बोलता है र को। तो वो सर सबको पूछते हैं कि तुमको किस चीज़ में मार्केटिंग करना है, स्पेशलिस्ट बनना है। तो सब बोलते हैं कि हमको, कोई बोलता है मार्केटिंग में करना है, कोई बोलता है इनोवेशन, कोई अलग अलग सब बोलते हैं AI में करना है। तो वो जो मार्केटिंग का बोलता है वो उसको सर पूछते हैं, अरे तुझे र बोलने को नहीं आता है और तू मार्केटिंग क्या करेगा। तो वो बोलता है करूँगा तो मार्केटिंग का ही करूँगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सर बोलते हैं ठीक है, ये किधर से तो इसकी जान छुड़ाते हैं, उसको 100 कॉपीज़ रामायण की देते हैं और सबको एक 10 जो लोग बच्चे तैयार रहते हैं उनको भी देते हैं 100 कॉपीज़ और बोलते हैं कि शाम तक बेच के आओ। तो शाम तक बेच के आओ बोलते हैं, सब आते हैं सर, दूसरे दिन मिलते हैं सर, तो किसने कितनी कॉपी बेची। तो वो कोई बोलता है मैंने 5 बेची, कोई बोलता है 10 बेची। जो सब अच्छी तरह से बात कर सकते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम। लेकिन जो हकलाता था वो सब 100 के 100 कॉपीज़ बेच के आता है। तो सर पूछते हैं, ये वो शौक कि वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे हुआ पॉसिबल कि जो अच्छे लड़के हैं उन्होंने 10 कॉपीज़ 15 कॉपीज़ बेची है। तो वो बोलता है सर मैं जहाँ भी जाता था सबको रामायण दिखाता था, रामायण दिखा के मैं बोलता था ये आप खरीदते हो या पढ़ के सुनाऊं। तो सब ने बोला पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ले लेते हैं। तो ये जो वीकनेस है तेरा, वो हकलाते हुए तू कब पढ़ेगा, 8 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, तो उससे अच्छा है हम खरीद लेते हैं। तो ये जो उसकी वीकनेस थी उसको उसने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हमारे जो टीम में कोई भी अगर वीक रहेगा तो उसको कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, वो लीडर का काम होता है। लीडर का काम वो होता है, एंटरप्रेन्योर का काम वो होता है कि जो जब दूसरे कोई नहीं देख सकते हैं वहाँ वो देख सकता है कि क्या होने वाला है आगे, उसको विजन कहते हैं। जैसे विनोद जी है हमारे भाई, आगे का सोचते हैं वो 50 साल आगे का। तो इस तरह से अगर सतीश भाई है तो जो आगे का जो सोचते हैं वही एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए। और उसके बाद है PDFAT। PDFAT का मतलब है पर्पस, डिसिप्लिन, फिटनेस, एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड T का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। ये अगर हमारे पास रहेगा, पर्पस का मतलब है कि हमें क्या करना है लाइफ में। पहले सुबह उठ के हमको खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हु आर यू, वेयर आर यू एंड व्हाट यू वांट। जैसे मैं पायलट बना तब हमें ATC को क्या कॉल देना है ये वहाँ पे सिखाते हैं।
तो उसमें सबसे पहले वही पूछता है एटीसी कि हु आर यू, वेयर आर यू एंड व्हाट यू वांट। मीन्स हु आर यू मीन्स आपका प्लेन कौन सा है, बोलते रजिस्ट्रेशन जो रहता है VT SDG वगैरह, तो उसको वो पूछते हैं कि हु आर यू, तो हमको रजिस्ट्रेशन बताना पड़ता है। और उसके बाद है वेयर आर यू, तो हवा में हम कहाँ पे है, लॉन्जिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। और उसके बाद व्हाट यू वांट, यू वांट टू लैंड हियर और यू वांट टू गो अहेड। तो ये जो है, ये जो पर्पज़ है हमारे लाइफ का, वो रोज़ सुबह उठ के अगर हम पूछते हैं कि हमारे लाइफ में क्या करना है हमें, तो आपका पर्पज़ क्लियर होता है। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर गोल एंड सक्सेस। डिसिप्लिन जो आदमी रहेगा, हमारे दादाजी से हम देखते आए, पिताजी को, हमारे मम्मी को, सबको देख लिया, जो डिसिप्लिन से उन्होंने जो लाइफ गुजारा है, वो उसका जो इम्प्रेशन है वो हमारे ऊपर है, सबके ऊपर। तो वो डिसिप्लिन सुबह उठने से रात को सोते हैं तब तक जो जो हम करते हैं वो डिसिप्लिन में होना चाहिए सब पूरा। कि काला है या गोरा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ गॉड गिफ्ट, लेकिन उस पर्सनालिटी को अच्छी कैसे बनाना है। हमारे हेयर स्टाइल है, हमारे कपड़े हैं, कपड़े भी भारी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, एलवी के चाहिए, बॉस के चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कपड़े रहेंगे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े चाहिए। हमारे शूज़ है, हमारे हम जो भी कुछ करते हैं, हमारी गाड़ी है, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहेगा कि जो कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होता है किसी पे भी आपके, तो बोलने से कितना होता है मालूम है आपको। बोलने से हम जो बोलते हैं, अभी मेरा आपके ऊपर इम्पैक्ट कितना होगा 7% सिर्फ बोलने से इम्पैक्ट होता है। बोलने से आदमी का अंदर का कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि आदमी क्या बोल रहा है और कैसे करता है और क्या काम करता है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। तो 7% मालूम पड़ता है। 43% जो है वो है जो आपकी बॉडी कैसे आपने कैसे रखा है, जो फर्स्ट इंप्रेशन जो कहते हैं उसे, कि आपके कपड़े कैसे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि ये क्या टाइप का इंसान है। और जो 50% जो है वो नॉन लिविंग आइटम्स, जो आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका ऑफिस है, जो नॉन लिविंग आइटम्स है वो 50% इम्पैक्ट करते हैं। तो उससे मालूम पड़ता है एक्चुअली जो आदमी बोलता है वॉक योर टॉक बोलते हैं, तो वो करता है कि नहीं, वो वहाँ पे मालूम पड़ता है। घर कैसे रखा है आपने, गाड़ी कैसे रखी है, तो इससे वो 50% इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना, डिसिप्लिन में जो रहता है वो कभी फेल नहीं होता है, और फेल हुआ तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना। मैं आज सबको दिखता है कि संजय घोड़ावत हेलीकॉप्टर से घूमता है, प्लेन से घूमता है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है 40 साल की। और मैं जितना सक्सेस हुआ हूँ, आज 12-15 इंडस्ट्री चलाता हूँ, लेकिन जितना सक्सेसफुल हुआ हूँ उससे ज़्यादा मैं फेल्यूर हुआ हूँ, उसमें मुझे फेल्यूर मिला है ज़्यादा टाइम। तो ये उसको नहीं डरते हुए हम स्टेपिंग स्टोन समझ के ऊपर उसके ऊपर चढ़ते गए और सक्सेस मिलता गया। तो ये डिसिप्लिन का ये सब कमाल है। डिसिप्लिन रहेगा, हमारे जैन धर्म में कहते हैं कि निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका मतलब क्या है कि खुद को पहले कंट्रोल करो तो ही आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन। और उसके बाद है फिटनेस। फिटनेस सबसे बड़ा, जैसे डिसिप्लिन ज़रूरी है वैसे ही फिटनेस भी ज़रूरी है। आज मैं एट द एज ऑफ 61 16 से 17 घंटे काम कर सकता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, तो ये फिटनेस की वजह से है। और मैंने ब्लड भी डोनेट किया है मेरा 86 टाइम्स, तो ये भी जो है ये फिटनेस की वजह से है। फिटनेस अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट गिव टाइम फॉर फिटनेस यू हैव टू गिव टाइम फॉर इलनेस, ऐसा कहते हैं। तो हमेशा फिट रहिए। मैंने अपने जिम में बोर्ड भी लगाया है कि रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड टच योर फीट डेली। तो अगर हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद के पाँव अगर पड़ते हैं, अगर पेट नहीं रहेगा तो ही खुद के पाँव पड़ सकते हैं, तो खुद के अगर पाँव पड़ते हैं तो दूसरे के पाँव पड़ सकते हैं। तो इसके लिए रिस्पेक्ट अगर देता है कोई, खुद को अगर देता है तो वो दूसरे को भी दे सकता है। झुकेगा नहीं साला, ये मूवी में अच्छा लगता है, लेकिन असली जिंदगी में जो झुकता है वही आसमान छू सकता है। तो फिटनेस का ये महत्व है हमारे लाइफ में। और उसके बाद है एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये जो है एबिलिटी टू टेक डिसीजन, बहुत से लोग डिसीजन ही नहीं लेते हैं, डरते हैं कि क्या होगा, मैं ये हो गया तो, फेल हो गया तो, ऐसे डिसीजन ऐसे नहीं लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि
जो डिसीजन लेते हैं और उसे राइट हो या रॉन्ग हो उसे बाद में राइट बनाते हैं। तो इसके लिए भी एक स्टोरी है छोटी कि हमारे स्कूल में कॉलेज में एक दोस्त था मेरा, वो 15-20 साल से मुझे मिला। तो मैंने उससे पूछा कि अरे शादी हुई नहीं, बच्चे वगैरह क्या क्या है, मुझे मालूम ही नहीं था, बीच में एक बार भी नहीं मिला था। तो वो बोला अरे संजय वो अपने तुझे मालूम है कॉलेज में एक तमन्ना नाम की लड़की थी, उससे मुझे प्यार था और मेरी तमन्ना दिली तमन्ना थी कि मैं उससे शादी करूं। फिर मैं बोला क्या प्रॉब्लम था? नहीं वो बार बार गाना गाती थी, तुझे मालूम है कि धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तो मैं उसके लाइफ में इतना धीरे धीरे गया कि तब तक उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। तो ऐसे डिसीजन लेने वाले लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। डिसीजन जो भी है, आप राइट हो रॉन्ग हो, डिसीजन लेके ख़त्म करना चाहिए, बाद में उसको राइट बनाना चाहिए, उसको सरकमस्टेंसेस वैसे तैयार करने चाहिए कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो राइट था। और वो अगर सोचते हैं हम, तो हम एबिलिटी हमारे पास आती है डिसीजन की और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं आप जितने फास्ट, उतने आप सक्सेसफुल बनते हो। कोई भी आप रेगुलर बिजनेस करेंगे उसमें कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर बोलता हूँ आपको। हमने जब एयरलाइन शुरू की थी वो पैशन से शुरू की मेरे, लेकिन मैंने एक स्टडी किया इंडिया का कि छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे सिटीज़ में सर्विस नहीं है, सिर्फ बड़े, और इंडिगो के लिए वो बहुत छोटे रूट्स थे। तो हमने स्टडी किया पूरा, मैं और जो मेरा पायलट था सिमरन, मेरे हेलीकॉप्टर का पायलट था, उसने मुझे हेलीकॉप्टर भी उसने ही सिखाया। तो वो हम दोनों जब भी जाते थे कहीं पे भी, तो हम दोनों वही डिस्कशन करते थे कि कैसे कर सकते हैं अपन। तो हमने वो ये एयरक्राफ्ट भी निकाला उसमें से ढूंढ के, एमरर। तो ऐसे करते करते फिर ये शुरू हुई, 2 प्लेन से शुरुआत की थी 6 साल पहले। तो आज मुझे कहने में खुशी महसूस होती है आपको कि आज 14 प्लेन है 6 साल में, और इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल एयरलाइन है इंडिया की। और जो कोविड में शुरू हुई है एयरलाइन वर्ल्ड में जितनी भी, उसमें एक ही बची है ये, और प्योर वेज, ओनली प्योर वेज एयरलाइन इन द वर्ल्ड, ये भी मैं फख्र से कहता हूँ हमेशा। तो ये भी खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे जैन समाज के लिए भी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ओला है, उबर है, या कोई भी नया इनोवेशन है, मोबाइल है, तो कैसे हुआ? तो ये जब प्रॉब्लम आता है किसी को, तो उन्होंने फिर इनोवेशन किया, व्हाट्सएप का इनोवेशन है। तो ये जो भी है, जिन्होंने चेंज नहीं किया वो पीछे पड़ गए। वो जैसे नोकिया है, एरिक्सन है और कोडैक है, जो पायोनियर्स थे, उन्होंने चेंज अडॉप्ट नहीं किया तो आउटडेटेड हो गए। तो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट होना चाहिए। चेंज एक ऐसी चीज़ है, दोज हु चेंज आफ्टर चेंज कैन नॉट सर्वाइव, बट दोज हु चेंज विथ चेंज कैन सर्वाइव समहाउ, बट दोज हु कॉज द चेंज कैन रूल द वर्ल्ड। तो ये हमेशा याद रखना कि चेंज ही एक कांस्टेंट थिंग है पूरे दुनिया में, कि उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको चेंज होना ही पड़ेगा। मैं पहले बोलता था कि मैं इंस्टा पे नहीं आऊँगा, इस पे नहीं आऊँगा, तो जो सब बच्चों ने मुझे बोला, स्टूडेंट्स ने बोला कि आप हमको रोज़ चाहिए आपके कोट्स वगैरह, तो इंस्टाग्राम पे आया। तो ऐसे आपको चेंज होना ही पड़ेगा। आप बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो चलेगा ही नहीं। आप साथ में सबको चलना पड़ेगा, अपडेटेड होना पड़ेगा आपको, और टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना पड़ेगा, फिजिकल प्लेटफॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं तो आप अडेप्ट करते जाना चाहिए, तो ये आप सस्टेन कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबके पास, हमारे पास 24 आवर्स है, मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, एलॉन मस्क के पास भी 24 आवर्स है, हमारे पास भी है। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे टाइम ही नहीं है, तो वो उसका मिसमैनेजमेंट है, ऐसा समझना चाहिए। कभी भी कोई कहाँ पे भी बैठेंगे फ़ोन बजेगा उसका, और जो जिसके ज़्यादा फ़ोन बजते हैं वो उसका मिसमैनेजमेंट है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए वक्त का कैसे यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली। वो हम डिसाइड करते हैं रात को सोते समय, मैनिफेस्ट करते हैं कि कैसे कल का एक एक सेकंड हम यूज़ करेंगे, तो हम बराबर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, जो जा रहा है वो वक्त नहीं जा रहा है,
हमारी लाइफ जा रही है, इतना हमेशा याद रखना, तो हम उस पर सीरियस रहेंगे। चौथी बात है माइंडसेट। माइंडसेट 3 टाइप के होते हैं, पुअर, एवरेज एंड रिच। तो 3 टाइप के जो है, पुअर जो माइंडसेट है वो हमेशा यही कहेगा कि जो बिजनेस है मेरे लिए नहीं बनना है, मैं तो सर्विस ही करूँगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। और जो एवरेज माइंडसेट है वो कहेगा कि मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन लॉस हो गया तो, ये फेल्योर हो गया तो, ऐसे ये जो है एवरेज माइंडसेट है। लेकिन रिच माइंडसेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा और कहेगा कि मैं करूँगा, जो होगा वो होगा, आगे जाके देखेंगे। तो ये जो लोग जो है आजकल डाइनिंग सेट बदलते हैं, मोबाइल सेट बदलते हैं, डायमंड सेट बदलते हैं, सोफा सेट बदलते हैं, लेकिन माइंड सेट जल्दी नहीं बदलते हैं। इसलिए माइंड सेट बदलना बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ माइंड सेट हम बदलते हैं तो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी जो है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कन्विक्शन। ये जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्लैरिटी जो है, मैंने कहा कि पर्पज़ एक बार मालूम पड़ेगा हमको तो हमारे लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है हमें लाइफ में। अगर हमें स्पोर्ट्समैन बनना है तो स्पोर्ट्समैन ही बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए। कोई लोग क्या कहेंगे ये सोच के नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये भी अगर हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना, लोग तो बोलते ही रहेंगे कुछ भी, तो हमको क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है, जिसमें मुझे क्या पता है, मुझे क्या आता है, मार्केट क्या चाहता है और मुझे क्या मिलता है। ये 4 चीज़ों पे टिकी हुई है हमारी जो बिजनेस की लाइन है। तो ये सब सोच के हम, हमारी एक्सपर्टी किसमें है उसमें हमें आगे जाना चाहिए। तो ये जो क्लैरिटी है वो क्या करना है, और जो कंसिस्टेंसी है वो करते रहना है। एक बार क्लैरिटी आ गई तो वो करते रहना है। मैंने जैसे कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में 2 P है, पेशेंस। तो पेशेंस चाहिए उसके लिए बहुत। कोई भी चीज़ आज आप घी खाते हैं तो दूसरे दिन रूप नहीं आता है, वैसे ही कोई भी काम आप करते हो तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर पेशेंस रहेंगे हमारे पास तो हम करते रहते हैं काम, कंसिस्टेंसी रहती है हमारे में। और लास्ट जो है कन्विक्शन। कन्विक्शन जो है करना ही करना है। पहले क्लैरिटी क्या करना है, दूसरा जो है करते रहना है, और कंसिस्टेंसी जो और कन्विक्शन जो है करना ही करना है। अगर ये हमारे पास रहेगा, कन्विक्शन रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे एडमंड हिलरी 8 बार फेल हो चुके थे एवरेस्ट जीतते जीतते, लेकिन 90 बार उन्होंने कहा एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन। तो ये जो है, तो ये कन्विक्शन कहते हैं इसे, कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। वो तेंदुलकर को ब्रॉड हॉक ने पहली बॉल पे आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो आया, लंच के टाइम आया और कहा उसने कि इसके ऊपर साइन करो, आप मास्टर ब्लास्टर है लेकिन पहले बॉल पे मैंने आपको आउट किया है। तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा कि दिस टाइम वोंट कम इन फ्यूचर। तो इसको कन्विक्शन कहते हैं कि ये टाइम फिर से नहीं आएगा। तो ये कन्विक्शन जो अगर रहेगा हमारे पास, अमिताभ बच्चन जिनको रिजेक्ट किया था, उन्होंने आकाशवाणी ने रिजेक्ट किया था, वो सुपरस्टार बने, 2 बार दिवाला निकला उनका, फिर भी वो सक्सेसफुल बने। अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने गहने बेच के वो साइंटिस्ट बने। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। धीरूभाई अंबानी का है जो पेट्रोल भरते थे। ऐसे अगर हम लेते अरुणिमा सिन्हा जिसके दोनों पांव कट हो गए थे रेलवे ट्रैक पे, उसने एवरेस्ट जीता। विल्मा रुडाल जिसको पोलियो था बाय बर्थ, डॉक्टर ने कहा था ये चल भी नहीं सकती है, उसने ओलंपिक में रनिंग में गोल्ड मेडल मिलाया। तो हमारे पास क्या नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम क्यों एक्सक्यूजेस और ब्लेम्स करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। तो सब कुछ दिया हुआ है, तो इसकी अगर वैल्यू करते हैं हम, तो हम आगे जाते हैं और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, कन्विक्शन से काम कर सकते हैं, और करना ही करना है, इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है EBCC। जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें हमारे पास रहेगी, तो EBCC का मतलब है एक्सक्यूजेस, ब्लेम्स, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसाइज। एक्सक्यूजेस हम बहुत देते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे सर ने अच्छा नहीं सिखाया, हमारी टीम ही मेरी अच्छी नहीं है। सब जब अगर कोई हमें वास्तु दोष या ग्रह दोष या तुम्हारा मंगल दोष या शनि दोष या अलग अलग दोष आपको जब दिखने लग जाते हैं, तब आप समझ लेना कि आपके दोष आपको नहीं दिख रहे हैं।
इतना एक ही बात याद रखना आप, जब हमें खुद के दोष दिखाई नहीं देते हैं तब हमें ये सब दोष दिखते हैं कि मेरी वास्तु ही खराब है। मेरी ये, हमारे एक दोस्त की एक फैक्ट्री थी, अच्छी चल रही थी, वास्तुशास्त्र आया और उसने बोला कि ये जो ऑफिस है आगे पीछे ले और जो वॉशरूम है वो आगे ले लो। 6 महीने में फैक्ट्री बंद हो गई उसकी। तो ये वास्तुशास्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बचपन में इसने एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तेरे कुंडली में पैसा बहुत है। मैंने कहा ये मुझे भी मालूम है, बैंक में कैसे लाना है दिखाओ। तो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। वो 100 रुपये लेता है, 500 रुपये लेता है और वो बोलता है कि मैं शनि की दशा बदल दूंगा। शनि का साइज मालूम है क्या किसको? मंगल दशा बदलूंगा तेरी। मैं बोला मंगल का साइज क्या है बोलो मुझे पहले। तो बोला मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं तो तू कैसे बदलेगा? मंगल का टाइम जो है पृथ्वी से 10 या 15 टाइम ज़्यादा है, बड़ा है। वो बोलता है कि मैं 500 रुपये दे मुझे दक्षिणा, मैं बदलता हूँ। तो ये सिर्फ इंडिया में ही है। 46 लाख एस्ट्रोलॉजर जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है, बाकी वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। तो ये बिजनेस बन गया है। वास्तुशास्त्र कुछ नहीं है। जो हमें भगवान ने दिया है हाथ दो, उसमें ही हमारा कर्म है और वो जो हम यूज़ करते हैं तभी हम अमिताभ बच्चन बन सकते हैं या कोई भी फील्ड में अब्दुल कलाम साहब जैसे बन सकते हैं, बड़े लोग बन सकते हैं। तो इसके लिए अपने हाथों पे अपना विश्वास चाहिए। हाथ की लकीरों पे भी एक मैं स्टोरी आपको बोलूँगा, ये तो है ना टाइम? हाँ, हाथ के लकीरों पे भी एक पानी का बोतल दो, पानी का बोतल। ये हो जाए, ये दो, ये दो, ये ले। तो हाथों के लकीरों पे भी एक कहानी है कि बचपन में एक स्टूडेंट था, उसको एक होमवर्क देते हैं सर। होमवर्क देने के बाद वो दूसरे दिन करके नहीं आता है तो उसको बहुत मारते हैं सर, क्योंकि पहले मारने की सिस्टम थी, आज मार नहीं सकते बच्चों को। तो उसको बहुत मारा पीटा उसको। तो वो रोने लग गया। वो बोला कि क्या हुआ? तो वो बोले तेरे हाथ दिखा तेरा। वो बोला हाथ दिखाता है। तो बोले तेरे हाथ में तो लाइन ही नहीं है एजुकेशन की, तो तू क्या होमवर्क करेगा? वो बाहर जाता है लड़का, बाहर जाके चाकू से लाइन काट के आता है। वो देखता है किधर है लाइन, दिखाओ मुझे। तो सर दिखाते हैं यहाँ पे लाइन रहती है एजुकेशन की। तो बाहर जाके चाकू से लाइन निकाल के आता है। लाइन निकाल के आने के बाद सब उसका ब्लड जो आता है, ब्लीडिंग होने चालू हो जाता है। अंदर आता है, सर को दिखाता है। सर बोलते हैं तूने क्या किया है? वो बोलता है भगवान ने मुझे लाइन मेरे देने के लिए भूल गए थे, लेकिन मैंने आज आपने जहाँ बोली वहाँ पे लाइन निकाली है और मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। और वो आगे जाके उसने जो ग्रामर जो आज हम करते हैं, टेंसेस जो है हमारे, ग्रामर जो है वो पानी नहीं बन गए आगे जाके। तो लाइन नहीं होते हुए भी उन्होंने खुद लाइन बनाई और वो जाके आगे व्याकरणाचार्य बने। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है कि जो हमारे हाथ में ही है सब कुछ। तो वो हमेशा याद रखना और ज़्यादा सुपरस्टिशन के मत लगना कभी भी। मैं मेरे बारे में थोड़ा बताऊंगा कि बचपन में काफ़ी नोटी था और एम्बिशियस था और बैक बेंचर था। नोटी इसलिए था कि एम्बिशंस बहुत बड़े थे कि 6 साल का था तब ऐसा लगता था कि हेलीकॉप्टर मेरा चाहिए, खुद का प्लेन चाहिए और उड़ाना भी आना चाहिए। तो ये एम्बिशन एट द एज ऑफ 6 थी। तो पापा उस टाइम फाइनेंशियली ठीक थी पोजीशन, इतनी ये नहीं थी। तो पापा ऐसे ही मुझे घुमाते थे कि लेंगे, क्योंकि जापान से आते थे उस टाइम खिलौने, हेलीकॉप्टर ये। तो वो मुझे वही चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। तो पापा बोलते थे कि वो कुरियर वाले को बोल दिया है वो आएगा घर पे। तो मैं सुनता नहीं था और वहीं पे मैं सो जाता था रोड पे और उनकी गाड़ी की कांच भी फोड़ देता था कि आज के आज ही चाहिए, कुरियर मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो जिद थी, वो जिद की वजह से आज जो भी है वो जिद की वजह से आया है, ऐसे मैं मानता हूँ। और उसके बाद जब 6 के साल में जो देखा था ड्रीम, वो जाके मैंने एट द एज ऑफ 53 पूरा किया। पहले पूरा किया एट द एज ऑफ 40, पहला हेलीकॉप्टर लिया। वो हेलीकॉप्टर लेने के बाद में एट द एज ऑफ 53 मैं यूएस जाके पायलट बना हेलीकॉप्टर का। और एट द एज ऑफ 55 मैंने प्लेन लिया, पहला जो स्टार एयर का है वो। तो ये जो एम्बिशन जो है आप किसी भी एज में पूरी कर सकते हैं।
एज इज द नंबर गेम ओनली। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी मत ये मत समझो कि हम ओल्ड हो गए हैं, ये समझो कि तब के गोल्ड हो गए हैं। क्योंकि जो हमें, आप हमेशा देखिए ड्राई फ्रूट की कीमत हमेशा फ्रेश फ्रूट से ज़्यादा रहती है। तो इसलिए कभी भी मत ये सोचना कि हम ओल्ड हो गए हैं। तो और जिद्दी था, एम्बिशियस भी बहुत था, क्योंकि आपके गोल आपके औकात के हिसाब से, मैं मानता हूँ आपके औकात के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। अगर आपकी औकात छोटी है तो आपको कम ही पैसा मिलेगा। औकात अगर बड़ी रखेंगे, हम सोच बड़ी रखेंगे, गोल्स बड़े रखेंगे, इफ यू एम फॉर द मून एटलीस्ट यू विल फॉल इनटू द स्टार्स, ऐसा कहते हैं। तो मून एम रखते समय मून का रखिए, स्टार्स में गिरेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी का कुछ देना नहीं है। तो हमने गोल बड़ा रखा है। अगर हम मारुति का गोल रखेंगे मारुति तक पहुंचेंगे, हम मर्सिडीज का रखेंगे मर्सिडीज तक पहुंचेंगे, हम फेरारी का रखेंगे फेरारी तक पहुंचेंगे। तो एक गोल जो रखते हो आप, आपकी औकात ही आपका तय करती है इनकम कितना होगा। तो कोई अगर कंपनी में बोलता है कि मुझे सैलरी कम है, इसको ज़्यादा है, तो उसके औकात के हिसाब से है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो औकात अगर इनकम बढ़ाना है तो हम क्या, हमारी औकात बढ़ानी पड़ेगी हमें, और उसके लिए गोल्स बड़े रखने पड़ेंगे। तो ये हुआ एम्बिशन का। और उसके बाद था बैंक वेंचर। बैंक वेंचर का मेरा ये था फिलोसफी, कि मैं, मेरा बिलीफ था पहले से कि फ्रंट वेंचर्स नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बैंक वेंचर्स नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम। तो ये पहले से, बचपन से ये था कि कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, कितने भी चैलेंजेस आने दो, क्योंकि चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू सॉल्व देम इज आर्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस को कभी डरा नहीं मैं। ईच चैलेंज ऑफ लाइफ makes you or breaks you. Each test of life makes you bitter or better. It's up to you to become victim or victor. तो ये जो बातें हैं, तो चैलेंजेस कितने भी आने दो, चैलेंजेस को मत डरो। चैलेंजेस नहीं आएंगे, अगर प्लेन को चैलेंज नहीं आता है, अगर रनवे पे रहेगा उसकी क्या वैल्यू है। वो अगर हवा में है 30,000 फीट पे और तब टर्बुलेंस आता है तो उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू तभी होती है जब आप वैल्यूएबल है, तब आपको अच्छे बड़े, जो जितना बड़ा आपको चैलेंज है उतनी बड़ी आपकी औकात है, ऐसे समझ लीजिए। आपको भगवान भी उसी उन्हीं को भेजता है प्रॉब्लम्स, जिसकी कैपेसिटी हो सॉल्व करने की। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना। और उसके बाद जब कॉलेज किया, इंजीनियरिंग किया, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और पापा के पास गया कि मुझे कुछ तो अलग करना है, तो पैसे चाहिए, मैं बिज़नेस तुम्हारा नहीं करूँगा, टेक्सटाइल का और इसका बिज़नेस था छोटा हमारा, तो वो नहीं करूँगा मैं। तो पापा बोले अरे हमारे इसमें पहले तो कोई इंजीनियर नहीं बना है, तू पहले इंजीनियर बना है और तुझे कुछ बिज़नेस का आता नहीं है, तो पैसे किधर से देंगे हम। 10-15 लाख भी उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो वो बोले कि पैसे तो मेरे पास नहीं है ज़्यादा। मैं बोला मुझे चाहिए कैसे भी करके। तो उन्होंने मुझे 12 लाख रुपए दिए थे उस टाइम, 87 में। तो 12 लाख रुपया लिए और जाके मैंने एक एल्यूमिनियम की छोटी फैक्ट्री डाल दी। मैं बोला मैकेनिकल इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग किया है तो कुछ तो ऐसे ही डालेंगे कुछ तो स्क्रैप लेता था और उसके शीट्स बना के मार्केट में बेचता था। तो उसमें पहले साल ही 10 लाख रुपया लॉस हुआ। फिर पापा के पास गया, क्योंकि बिजनेस का कुछ नॉलेज नहीं था, बैलेंस शीट पढ़ने को नहीं आता था। बैलेंस शीट, पहले साल की बैलेंस शीट में मेरा नथिंग वॉज राइट ऑन द लेफ्ट एंड नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन द राइट, ऐसे बैलेंस शीट की पोजीशन थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे परचेस करते हैं, क्या कॉस्टिंग जोड़ते हैं, कैसे बेचते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। तो डायरेक्ट कॉलेज से डायरेक्ट इसमें एंट्री है इंडस्ट्री में। तो पापा के पास गया फिर पापा को कहा कि और पैसे चाहिए। पापा को एक फ्रेंड ने बोला इसको 1 रुपया भी मत देना, ये तेरा नालायक लड़का है और ये एक दिन सब तुझे गंवाएगा तेरा, तो 1 रुपया भी मत देना। सब ने बोल दिया कि तूने जो मेहनत से कमाया, पापा ने 5,000 से मिलाया था, तो उसको सब ने बोला। तो पापा बोले अब मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो छोटे छोटे फिर प्रोडक्ट घर में चालू करके, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फिर मैं खुद टेम्पो लेके, मैं और एक सेल्समैन था मेरा, तो हम जाते थे, टेम्पो भी उधार लिया था एक, और वो जाके मार्केटिंग करते थे और पैसे नहीं थे ज़्यादा, तो टेम्पो में भी सोया बहुत बार। करीब करीब 4 लाख किलोमीटर टेम्पो चलाया मैंने अपने लाइफ में। 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है, 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है, हीरो होंडा CD 100। और उसके पहले लूना थी, तो लूना से फिर हेलीकॉप्टर, लूना से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से फिर ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर,
मारुति वैन, टेम्पो ट्रैवलर, ऐसे करते करते 4 लाख। बहुत बार मैं बोरे खुद उठाने का और टेम्पो में सो जाने का ऐसे बहुत बार हुआ है लाइफ में। तो ऐसे करते करते लोगों को एक विश्वास होने लग गया कि ये इसका नाम सिर्फ घोड़ावत नहीं है, कुछ तो लंबी रेस का घोड़ा दिखता है। तो सब बोलने लग गए कि अरे तेरा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाता है तू, आटा क्यों नहीं बनाता है, राइस क्यों नहीं बनाता है और ऑयल क्यों नहीं बनाता है। तो मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे तो चला रहा हूँ मेरा काम। तो वो बोले हम तुझे लोन देते हैं। इतना विश्वास दिखाया उन्होंने उस टाइम, 90 की बात है ये। तो उन्होंने विश्वास दिखाने के बाद मैं बोला ठीक है, मेरा इंटेंशन क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि महल हो या झोपड़ी, अगर सुख से वही सोता है जिसकी सीधी हो खोपड़ी। तो खोपड़ी अपनी आज भी सीधी है, उस टाइम भी सीधी थी कि कुछ किसको फंसाने का नहीं है एक पैसे के लिए। तो सबने विश्वास दिखाया, अच्छी तरह से मुझे दिया पैसा। उसमें फिर ऑयल की फैक्ट्री शुरू की। ऑयल की फैक्ट्री शुरू करने के बाद वो अच्छा चलने लग गया। फिर ऑयल करते करते ऐसे ऐसे सब, ऑयल के बाद राइस है, आटा है, नमकीन्स है और टेक्सटाइल है, ग्रीन हाउसेस है। ऐसे करते 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 डाइवर्सिफिकेशन। फिर विंड मिल, जो टैक्स प्लानिंग के लिए विंड मिल लगाई पहले महाराष्ट्र की। तो ये करते 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 ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करते करते फिर 2010 में एजुकेशन का कैंपस शुरू किया, क्योंकि हमारे एरिया से बाहर बच्चे पढ़ने जाते थे। तो अब मेरे बच्चे भी दोनों बाहर पढ़े हुए हैं। तो वो मुझे ये लगा कि हम इधर काम करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कैंपस होना चाहिए। तो वो विजन से शुरू किया और आज मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि 60 बच्चों से शुरू किया था 2010 में और आज वहाँ पे 21,000 बच्चे एजुकेशन लेते हैं। और जो भी बच्चे पास होके गए, 60,000 बच्चे पास हुए हैं पिछले 15 साल में। वो 60,000 बच्चे सब टॉप, बोल दो साहब जैसे टॉप रैंक पे भी है और यूनिवर्सिटी में भी है अच्छे अच्छे, और जो टॉप कंपनीज है, आईटी कंपनीज है उसमें भी है। और वो जहाँ कभी भी मिलते हैं वो आके मुझे पाँव छूते हैं और कहते हैं कि चेयरमैन सर, वॉट एवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ यू ओनली। ऐसा जब बोलते हैं तब वो जो एक खुशी मिलती है एजुकेशन की, वो सबसे बड़ी खुशी है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो ये एजुकेशन का हुआ। और बाकी भी ऐसे करते करते सब इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन करते करते कि जैसे मैं पढ़ता था वॉरेन बफेट का बुक कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो वो हिसाब से हम डाइवर्सिफिकेशन करते गए। और आज कहने में मुझे खुशी महसूस होती है कि 2 लोग और 2 लाख बचे थे 92 में। 2 लोग और 2 लोगों से शुरू किया हुआ, 2 लाख से शुरू किया हुआ ग्रुप, आज इस ग्रुप में 12,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और 21,000 स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं। और टाटा के बाद अपना ये दूसरा ग्रुप है संजय घोड़ावत ग्रुप, जो नमक भी बनाता है और एयरलाइन भी चलाता है। मैं इतना बोल सकता हूं कि जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, या 3 पब्लिक इश्यू आएंगे, उसके बाद मैं इतना गारंटी आपको देता हूं भाई साहब कि ये संजय घोड़ावत ग्रुप 4-5 साल में टॉप 100 ग्रुप में रहेगा इंडिया के। वो हिसाब से काम कर रहे हैं। और 50 नहीं 50 झूठ नहीं बोलने कभी, 50 प्लेन और 3,000 लोकल मार्ट्स होते हैं। तो आज जो 12,000 एम्प्लॉयज़ है वो 40,000 एम्प्लॉयज़ होंगे। तो 40,000 एम्प्लॉयज़ काम देने वाला ये अपना ग्रुप अच्छा ग्रुप रहेगा, टॉप इसमें रहेगा। तो ऐसे मैं मानता हूँ। तो जो जहाँ पे जनरेशन होता है एम्प्लॉयमेंट का, वो काम ज़्यादा करते हैं। तो ये जो बातें हैं, तो कैसे हुआ ये सब, तो सर्टनली इट वॉज नॉट बेड ऑफ रोजेस। काफ़ी टाइम लगा इसको, फेल होते गए और टीम बनती गई और जुड़ते गए लोग। तो ये कैसे हुआ, तो बचपन से हमारे जो दादाजी से हमको कार का शौक है, तो ये ब्लड में है हमारे कार व्हीकल जो है वो। तो कार के ऊपर मैंने एक डेफिनेशन बनाई कि कैसे हुआ सब पूरा। तो ये सुनने आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, और बच्चों को आप बताइए कि ये एक्सट्रैक्ट है मेरे 40 साल का कि कार ऑफ सक्सेस रन्स ऑन 4 wheels of hard work, smart work, dedication and determination, with the stepney of cleanliness, accelerator of decision power, brake of self-control, clutch of discipline. If you want to reach the destination, you have to change the gear at right time with your imagination power, and steering of vision, action and passion, and horn of good communication with feedback and follow-up, and engine of teamwork. You can charge the battery of this vehicle with your smile, and
speedometer of this car shows miles per hour, not miles per hour. And you should have the good suspension to absorb the shocks of the life, challenges of the life, and pressures of the life. And if you want to reach the destination, you should have good company with fuel of self-confidence. And you should put the board of L, that means learner throughout your life, to what to learn, what to relearn, and what to unlearn. And if you want to start this vehicle, you should have the key of humanity, humbleness, and attitude of gratitude. And front glass is bigger to focus on your destination and your goal. And rear view mirror is smaller to forget the past. And GPS of this car shows growth, progress, and success. And you should keep doing balancing of 4 wheels frequently to keep fit this vehicle. So this is the analogy of the car of success. तो ये इसमें एक भी बात ऐसे फैब्रिकेटेड नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क कब तक करना चाहिए आदमी को, हार्ड वर्क लास्ट ब्रेथ तक करना चाहिए. क्योंकि आज मैं आराम से कहीं भी विनोद भैया के साथ जाके किधर भी रह सकता हूँ, स्विट्जरलैंड भी जाके रह सकता हूँ, लेकिन गया नहीं मैं क्योंकि मेरे पीछे 12,000 लोगों की फैमिली है, तो उनको भी संभालना है. तो हार्ड वर्क कब तक करना चाहिए? तो हार्ड वर्क तब तक करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग, मैंने जैसे कहा कि सुपरस्टिशियस है इंडिया में, तो दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाते हैं. तो दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाने से शुभ होता है ऐसा मानते हैं. तो दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाने से अच्छा है पाँव के नीचे लगा के घोड़े जैसे तब तक नहीं दौड़ते हम, तब तक हमको सक्सेस नहीं मिलता है और तब तक हार्ड वर्क करना चाहिए. तो इसलिए हार्ड वर्क तब तक करना चाहिए कि हमारा जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ नहीं बनता है. हमको मेहनत तब तक करनी चाहिए. किस्मत का सिक्का सिर्फ 1% काम करता है. किस्मत का सिक्का सिर्फ जो मैच में टॉस का काम करता है वैसे हमारे लाइफ में है. लेकिन जब मेहनत का सिक्का उछालते हैं तब हेड भी हमारा होता है और टेल भी हमारा होता है. तो इसलिए तब तक मेहनत करनी चाहिए. फेसबुक पे हमेशा रहने से अच्छा है हमारा फेस जब तक बुक जैसा नहीं समझते पढ़ते हैं सब लोग, तब तक हमको मेहनत करनी चाहिए. क्योंकि तेंदुलकर का लड़का तेंदुलकर नहीं बन सका, अमिताभ का लड़का अमिताभ नहीं बन सका, क्योंकि कमी है हार्ड वर्क की. तो हार्ड वर्क अगर रहेगा, पैसे की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क जैसे अमिताभ ने किया, तेंदुलकर ने किया, वो नहीं कर सकते. तो इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है. आखिरी सांस तक मेहनत करना जरूरी है. किसी ने पूछा कि सक्सेस तुझे कितना चाहिए, कितना तुझे ग्रेविटी क्या है तेरे सक्सेस की. एक गुरु को पूछा शिष्य ने कि मुझे सक्सेस कैसे मिलाना चाहिए. तो वो उसको तालाब में लेके जाते हैं, वो स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं और उसका सर डुबाते हैं उसमें गुरु, और वो तड़पने लग जाता है. 5 मिनट 2-3 मिनट होने के बाद, 4 मिनट होने के बाद तड़पने लग जाता है और वो मरने की कगार पर रहता है. तब गुरु उसको बाहर निकालते हैं उसमें पानी में से और पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए था, अभी तू इतना क्यों तड़प रहा था. तो वो बोलता है मुझे सांस ही लेने को नहीं आ रहा था. तो जैसे तुझे अभी पानी में सांस की जरूरत थी वैसे ही तुझे जिस दिन मेहनत की जरूरी से करेगा उस दिन तुझे सक्सेस मिलेगा. तो इसलिए सक्सेस में मेहनत का बहुत पार्ट है. और उसके साथ सिर्फ मेहनत का नहीं चलेगा, क्योंकि मेहनत तो कुली भी करता है. तो कुली सिर्फ 100 रुपया मिलाता है. तो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए. स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है कि हमारे एक मारवाड़ी भाई केबीसी में जाते हैं, अमिताभ के सामने बैठते हैं. अमिताभ के सामने बैठने के बाद अमिताभ सब इंट्रोडक्शन देते हैं और पहला क्वेश्चन पूछते हैं 1000 रुपया रहेगा, कितना 1000 मुझे याद नहीं है, 1000 रहेगा या 2000 रहेगा, 1000 रुपया का. तो 1000 रुपये का पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलता है कि मैं फोन अ फ्रेंड लूंगा बोलता है. तो मारवाड़ी भाई बोलते हैं, तो बोलते हैं अरे अमिताभ बोलते हैं कि तू पहले क्वेश्चन में अगर तू फोन अ फ्रेंड लेगा तो आगे क्या खेलेगा तू 5 करोड़ तक. तो वो बोलता है मुझे केबीसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. एक तो मुझे आपको देखना था और एक तो मेरी उधारी फंसी हुई है वो नहीं आ रही है. अगर आप फोन करेंगे तो वो फोन उठाएगा. तो ये स्मार्ट वर्क होता है कि कहीं पे भी जाओ हमारा फोकस जो है वो बिजनेस पे चाहिए. तो ये फोकस हम रखेंगे. अमिताभ रहने दो या कोई भी रहने दो, विराट कोहली रहने दो, हमारा फोकस क्या है? एक ही एम, मराठी बोलते हैं एकच एम नप्यावर नेम. तो ये अगर रहेगा हमारा
तो हम फोकस्ड काम कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क से काम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने डिसिप्लिन का भी आपको बताया, सेल्फ कंट्रोल का बताया कि सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है। और चेंज द गियर, जैसे चेंज का मैंने कहा कि चेंज इज़ मस्ट। और स्टेयरिंग ऑफ विजन, विजन जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। विजन के बिना एक्शन इज़ नाइटमेयर, और एक्शन विदाउट विजन इज़ नाइटमेयर, ऑल्सो नाइटमेयर। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, विजन, एक्शन, पैशन तीनों साथ में चलते हैं। और उसके बाद है हॉर्न ऑफ गुड कम्युनिकेशन। बहुत से लोग काम बोल देते हैं लेकिन वापस फॉलो अप नहीं लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो रूल है मेरे कंपनी में कि मैं जो भी काम किसको बोलता हूँ उसने मुझे कोई भी जो काम का जो वॉल्यूम रहेगा वो हिसाब से मुझे फीडबैक देना चाहिए। नहीं दिया तो वो दूसरे दिन नहीं आना चाहिए काम पे। ऐसे मैंने रूल बनाया हुआ है। तो जो फीडबैक नहीं देता है वो सबसे बड़ा दुखी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। जो फीडबैक नहीं दे सकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है अपने लाइफ में। तो फीडबैक देना चाहिए, फॉलोअप लेना चाहिए बरोबर। और जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन जो है, आपकी जो बाकी के कपड़े हैं या पर्सनालिटी है, आपका ऑरा है, कि जो उसे बोलते हैं कि 10,000 आवर्स 10 फीट 5 मिनट 10 फीट और 10 इंच और 10 वर्ड्स। तो ये इस पे ऊपर चलता है हमारा कि 10,000 आवर्स आप काम किया है क्या वो बिजनेस में आपने, मिनिमम। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद 10 फीट से आपका कैसे पर्सनालिटी दिखती है, और 10 इंच से आपका ऑरा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और 10 वर्ड, जो पहले आप 10 शब्द बोलते हो, किसको भी मिलते हो, तो पहले जो 10 शब्द बोलते हो उससे आपका संस्कार मालूम पड़ता है कि एरोगेंट आदमी है या हम्बल आदमी है। क्योंकि एरोगेंसी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि वो उल्टा जो पकड़ा था सर ने कैंडल, तो उसका ही मोम उसको खा रहा था। कभी भी आप उल्टी कैंडल लगाएंगे तो उसका मोम उसको खा लेता है। वैसे ही लोहे को जंग को खा लेता है, वैसे ही घमंड हमको खा लेता है। घमंड और ठंड ऐसी चीज़ है जिससे शरीर अकड़ जाता है पूरा। तो इसके लिए उससे दूर रहना चाहिए। अहंकार के समंदर में काफ़ी सिकंदर डूब गए, तो हमको रावण का भी घमंड नहीं टिका तो हम क्या चीज़ है। तो इसके लिए घमंड से दूर रहना चाहिए। और बाकी स्माइल का, जैसे मैंने कहा कि बैटरी का, और सस्पेंशन चैलेंजेस अच्छे चाहिए। प्रेशर जो हमारे लाइफ में कितने भी आने दो, प्रेशर को डरना नहीं चाहिए। प्रेशर कुकर जैसे रहना चाहिए कि नीचे से आग है, ऊपर से स्टीम है, फिर भी वो मज़े से सीटी बजाता है। वैसे अगर हम हमारे लाइफ में कितना भी प्रेशर आने दो, अगर हम सीटी बजाते रहते हैं तो अच्छे से काम कर सकते हैं। और बोर्ड का, जैसे मैंने कहा कि एल का बोर्ड लगाना चाहिए, कि क्योंकि कैपेसिटी टू लर्न इज अ गॉड गिफ्ट, एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, एंड डेवलपमेंट मुझे मैक्सिमम क्या हम कर सकते हैं उसमें, तो कैसे हम ज़्यादा सीख सकते हैं, ये जो है वो हमारे हाथ में है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो अगर हम साथ में चलते हैं तो अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। की ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूमैनिटी है, हम्बलनेस है, कि हम 3 टाइप के लोग होते हैं, टेकर्स, मैचर्स एंड गिवर्स। टेकर्स जो है सिर्फ लेते रहते हैं, उनका कभी नाम नहीं होता है। मैचर्स जो है वो मैच करते हैं कि उसने मुझे कितना दिया है तो मैं उतना ही दूंगा उसको। और जो गिवर्स है वो हमेशा खुद का भी आपको देते हैं निकाल के। तो हमेशा गिवर्स बनिए लाइफ में। गिवर्स बनते हैं तो हमारा यहीं पे हिसाब होता है। अभी ऐसे नहीं है स्वर्ग में जाने के बाद हिसाब होगा, यहीं पे अगर हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हम क्या देते हैं लोगों को, तो वो हिसाब से अगर देते हैं तो हमारा नाम बनता है और इस तरह से अच्छा काम होता है। और जैसे मैंने कहा कि चारों व्हील को बैलेंसिंग करना चाहिए हमारे लाइफ में, जैसे पर्सनल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है और सोशल लाइफ है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो हमेशा हमको बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर हम घर में बॉस है तो हम जाके, अगर हम ऑफिस में बॉस है तो घर में जाके कभी बॉस बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि घर में एक ही बॉस होता है, वो है बीवी। तो हमेशा ये याद रखना कि वाइफ इज द बॉस ऑफ फैमिली, रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2, इफ शी इज रॉन्ग, सी रूल नंबर 1। तो हमेशा ये याद रखना कि वही बॉस है और वो हमेशा चलते रहेगा। तो ये जो बातें हैं ये हमेशा याद रखेंगे तो हम अच्छी तरह से लाइफ गुजार सकते हैं। और फिर से एक बार एक छोटा एक्सट्रैक्ट मैं मेरे लाइफ का बताऊंगा कि सिर्फ पैसा मिलाने से लाइफ कभी पीसफुल नहीं बनता है। पैसा जरूरी है, पैसा मस्ट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बाकी भी जो है, क्योंकि प्यूरिटी पीएच जैसा बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय पीएच, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं उसे। और पीएच, प्यूरिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो मेजर्ड बाय पीएच, दैट इज पीस एंड हैप्पीनेस। तो किसका लाइफ सक्सेसफुल बनता है, पीसफुल बनता है,
और ब्लिसफुल बनता है और मीनिंगफुल बनता है। तो ये मैंने उसके ऊपर एक बनाया है मेरे लाइफ का कि जो जिसका एटीट्यूड हो सबके प्रति ग्रेटफुल, जो जिसका एटीट्यूड हो सबके प्रति ग्रेटफुल, जो मेहनत करे माइंडफुल, जो दान करे थॉटफुल, जो अपने सपनों के लिए हो होपफुल, जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो अपने माथे पे लगा ले अपने माता पिता के चरणों की धूल, और जिसका दृष्टिकोण हो वंडरफुल, जिसका चेहरा हो चीयरफुल, जिसकी वाणी हो जॉयफुल, जिसका दिल हो ब्यूटीफुल, और जिसका व्यवहार हो ट्रूथफुल और फेथफुल, और जो सबके लिए हो यूजफुल, और जो जिसके रास्ते में आए हुए हर कांटे को बना दे गुलाब का फूल, और जिसकी बॉडी हो पावरफुल, उसका ही लाइफ बनता है सक्सेसफुल, मीनिंगफुल, पीसफुल और ब्लिसफुल। Oh my God, what an amazing speech and a huge applause, everyone. And now what you call this is a standing ovation. Wonderful. I must say on this moment that संजय सर, आप एक सिर्फ बिजनेस कोच नहीं, आप एक लाइफ कोच भी हैं. लाइक द वे ही वंडरफुली एक्सप्लेन बिजनेस, हाउ टू बैलेंस बिजनेस विद फैमिली एंड फिटनेस, it was tremendous. So everyone, please have a seat. Outstanding. Thank you so much, everyone. संजय जी, आपसे दो ही क्वेश्चन रहेंगे. इट्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर प्रवीण जी गेडाम और कलेक्टर साहब आए हुए हैं. दो ही क्वेश्चन आपके लिए. एक तो है स्टार एयरवेज इज नोन टू कनेक्ट द स्मॉल सिटीज. तो नासिक को आप कब कनेक्ट कर रहे हो? वो सब नासिक वालों को कमिटमेंट चाहिए. कमिटमेंट ऐसे मैं फिक्स डेट नहीं दूंगा, लेकिन हमारे प्लान में है. नासिक में हम एक MRO भी करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम हैंगर बना के उसे मेंटेन भी करेंगे, अपने प्लेन्स भी मेंटेन करेंगे और प्लस बोइंग और एयरबस भी मेंटेन करेंगे इंडिगो के. तो ये भी हमारा प्लान है. और प्लेन का शॉर्टेज है अभी थोड़ा, तो जैसे ही प्लेन मिलते, आप अमेरिका जाते हो जरा प्लेन भी देखना हमारे लिए. तो प्लेन जैसे ही मिलते हैं, जिस दिन प्लेन मिल जाएंगे 3-4, उस दिन नासिक चालू हो जाएगा. तो वो हमारी चालू है सब. नासिक अभी कुंभ की वजह से, रादर बिजनेस की वजह से IT सेक्टर बहुत बढ़ गया है. हाँ, आपका नासिक बेलगांव वाला फ्लाइट भी बहुत पॉपुलर था. अभी नासिक दिल्ली लोड नहीं मिला था उस टाइम नासिक बेलगांव को. कैसे है, कंसिस्टेंटली चलना अलग है, एक दिन चलना अलग है. दिल्ली की अभी 2 फ्लाइट हो गई, सवेरे होती है शाम को होती है. हाँ, तो डेफिनेटली कंसिडर नासिक. और अभी कुंभ आ रहा है, ट्रैफिक विल बी हेवी. और मेरे जो प्लानिंग, मेरा जो चल रहा है प्लान, वो मैं आपको सबको गारंटी देता हूँ कि 3 साल में, आते 3 साल में इंडिया की एक भी 2 टियर 3 टियर सिटी ऐसे नहीं रहेगी कि जो अनकनेक्टेड है. पूरे सिटी को, इंडिया के छोटे छोटे सिटीज़ को मेट्रो से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं. जैसे ही प्लेन मिलते हैं, हमारा प्लान अच्छा तैयार है, वो करेंगे और उसमें कोई भी दो राय नहीं है. और संजय जी के बारे में कहूँगा, इतना बड़ा कारोबार आज भी इज कनेक्टेड टू द रूट्स. ये सब काम है जयसिंहपुर, जो एक छोटा गांव है सांगली के पास, वहाँ से करते हैं जयसिंहपुर. सो कनेक्टिंग विद योर रूट्स, विद योर मट्टी, दिस इज सिंपली अमेजिंग. और जो आज हमने सीखा, इट वाज लाइक अ एनसाइक्लोपीडिया. बहुत मजा आया एंड वी लर्नड अ ग्रेट डील. बट वन थिंग वी टू लर्न इज नेवर गिव अप, वर्क रियली हार्ड, stay with your integrity and honesty and move on in the life and don't speak negatively of anybody. With that, मैं felicitation के लिए इनके पास लिस्ट है, तो आप नाम लीजिए सबके. and don't forget, अभी हमारे एक ही स्पीकर बाकी है जो 26/11 का टेररिस्ट का केस कवर करेंगे 10 मिनट में. राष्ट्रगीत बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रगीत किसको छोड़ना नहीं है. एंड हम लोग उसके बाद में 10 मिनट में क्लोज करके वी हैव अ डिनर. सो रिस्पेक्ट दिस नेक्स्ट स्पीकर. सर के साथ में फोटो सर रुकने वाले हैं. अगले स्पीकर के बाद में सबके फोटो हो जाएंगे. पर राइट नाउ यू स्टे इन योर सीट्स एंड लेट्स कॉल ऑन द लिस्ट. Thank you, sir. Chili, ladies and gentlemen, put your hands together and let's felicitate the star speaker of the evening, Mr. Sanjay Gurawat sir. Everyone. चलिए जोरदार तालियां हो जाएं. And on this note, we also have now on dais Mr. Saurabh Bora sir.